हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास्त्रा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स फॉर क्लास 9 पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोगों ने डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं हम लोग पिछले वीडियो में, जो कि आपको कुछ दिन पहले मिला था, ठीक है। अब देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं पार्ट 1 के वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फटाफट से उनको बस रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सरसरी निगाहों से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम पार्ट 2 देखेंगे। देखिए, सबसे पहला मैंने आपको उसमें पढ़ाया था पॉइंट्स क्या होते हैं। लेट्स से दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट है। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट हैज नो एनी डायमेंशन। पॉइंट के पास कोई डायमेंशन होते ही नहीं है, यानी कि ना ही उसकी लेंथ होती है, ना ब्रीथ होती है, ना ही हाइट होती है। इन यानी कि बहुत ज़्यादा कम, लगभग ना के बराबर ही हाइट होती है, ना ही लगभग ना के बराबर ही ब्रीथ होती है, और लगभग ना के बराबर ही उसकी हाइट होती है। उसे हम बोलेंगे पॉइंट, ठीक है। सो पॉइंट हैज नो एनी डायमेंशन, इट मीन्स पॉइंट इज डायमेंशनलेस। ओके, देन देयर इज आई हैव टॉट यू अबाउट लाइन। लेट्स से दिस इज द लाइन। लाइन क्या होता है? लाइन का दोनों तरफ, यानी कि कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होती है, ना ही स्टार्टिंग पॉइंट होती है, उसे ही लाइन बोलेंगे। एंड लाइन सेगमेंट, ये लाइन है, इसी को एक टुकड़ा कर दो। सेगमेंट मीन्स टुकड़ा, यानी कि इसका एक टुकड़ा ले लेते हैं। सो ये जो टुकड़ा है ना, ये इसका एक सोर्स पॉइंट है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट, है ना, लाइन सेगमेंट। ओके, लाइन सेगमेंट हो गई, लाइन हो गई, पॉइंट्स हो गए। अब देखिए रे क्या होता है? रे का एक सोर्स पॉइंट होता है। लेट्स से दिस इज द सोर्स पॉइंट ऑफ दिस लाइन। तो यहाँ से जो सोर्स पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये जा ही रहा है, ठीक है। इससे हम लोग रे बोलेंगे। यहाँ तक कंप्लीट रे, ठीक, क्लियर। रे के बाद हम लोग देखते हैं। अब रे के बाद देखेंगे कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स होता है 3 या 3 से अधिक पॉइंट्स जब एक ही लाइन पे लाई कर रहे हो, उस पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द अनदर पॉइंट एंड दिस इज द अनदर पॉइंट। क्या ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है? हाँ है। तो ये तीनों पॉइंट्स को हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे, ठीक है। क्यों बोलते हैं ये आपको बहुत डिटेल तरीका से मैंने उस पर डिस्कस कर रखा है। यदि आप नहीं देखें पार्ट 1, इसमें आ गए हैं डायरेक्ट, तो पहले आप पार्ट 1 जाके देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए, तभी आपको समझ में आएगी। अन्यथा ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली है, क्योंकि वहीं से ये आता है। ये सारे बताने वाले हैं ना, ये सारे पार्ट 1 का ही एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये समझ लीजिए, नेक्स्ट वर्जन है, ठीक है। ये कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। देन देयर इज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स मीन्स एक ही लाइन पे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मीन्स एक लाइन पे जो ना हो। जैसे ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, क्या ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे आ सकता है? नहीं। तो ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे नहीं आ सकता है, तो इस तीनों पॉइंट्स को हम लोग बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गया। अब मैंने बताए थे आपको कि कंडीशंस क्या क्या होते हैं। कंडीशंस फॉर मेक एन एंगल। लेट्स से ये एक एंगल बना, ठीक है। ये एक एंगल बना। एंगल का क्या होना चाहिए? एंगल का दो, जहाँ से दो रे निकलती है, यहाँ से एक रे निकला, ठीक। ये सेकेंड रे, यानी कि दो रे का सोर्स पॉइंट एक ही पॉइंट होना चाहिए। दो रे का सोर्स एक पॉइंट होना चाहिए, और ये दोनों रे के बीच का क्षेत्र को, बीच का एरिया को, बीच का इन दोनों रे के द्वारा यहाँ से यहाँ तक बनाए गए मेजरमेंट को हम लोग एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंगल। और एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, ठीक है। और जहाँ से ये पॉइंट जो है यहाँ पे, इसको हम लोग वर्टेक्स बोलेंगे। वर्टेक्स, जहाँ से दोनों रे निकलती हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स क्लियर, एंगल क्लियर। आर्म्स क्या होते हैं? यही एंगल की जो दो रे है ना, इस दोनों रे को बोलेंगे आर्म्स ऑफ दिस एंगल। इस एंगल जो है ना, ये एंगल, इस एंगल का आर्म है ये, और ये यहाँ तक क्लियर, आई थिंक। ओके, ये थी पिछली वीडियो, और एक कॉन्सेप्ट था ना, और एक कॉन्सेप्ट था उसमें, दैट इज कंडीशंस फॉर मेक एन लाइन। हाउ टू वी रिकॉग्नाइज इज इट अ लाइन और नॉट। लेट्स से दिस इज द लाइन, दिस इज द अनदर लाइन। ओके, नोट दिस इज द रे, नोट लाइन, दिस इज द ऑल्सो रे। ये इधर भी जा रहा है, ये इधर जा रहा है। ओके,
हम इसे मान लेते हैं ये P है, ये Q है, R S, रे PQ एंड रे RS यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं O, जिस पॉइंट पे ये दोनों रे इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को। ठीक है, ठीक, इंटरसेक्ट किया। अब देखिए, आप पूछा जा रहा है आपसे, क्या बताओ ये एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा या नहीं बनेगा, बताइए। आप कैसे बताओगे? ये जो रे है ये इधर जा रहा, ये रे इधर जा रहा, यानी कि दोनों रे का डायरेक्शन एक और है, यूनी डायरेक्शनल है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे? एंगल है। यदि ये, ठीक है, एंगल है, बता दें ये। अगर फिर देखिए आगे, ये इधर जा रहा और ये इधर जा रहा, यानी कि फिर यहाँ से एक ही सोर्स पॉइंट से निकला ना दोनों रे, तो ये भी क्या हुआ? एंगल हुआ, एंगल हुआ। ठीक है, ये बताइए ये एंगल है या नहीं है, बताओ, बताइए। पहले मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए पूछा जा रहा आपसे। हाँ जी, देखो ये एक सोर्स पॉइंट है, यहाँ से निकला इधर जा रहा है ना, और ये यहाँ से जा रहा है, ये रे ऐसे जा रहा, यानी कि इधर से तो आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से इधर आ रहा है, कहाँ पे? पॉइंट O की तरफ, और यहाँ से पॉइंट O से निकल रहा है, यानी कि ये आ रहा है और ये जा रहा है, ये एंट्री कर रहा है, ये एग्जिट कर रहा है। ये एंगल नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि एक ही डायरेक्शन या एंट्री करे या वहाँ से एग्जिट हो जाए, तभी उस कंडीशन में हम बोलेंगे यहाँ पे एंगल बन रहा है, अदरवाइज ये एंगल नहीं बन रहा है। ओके, जब ठीक है ये कंडीशन होगी, ये एंगल बना नहीं बना, ये बताइए ये वाला एंगल बनेगा या नहीं बनेगा। देखो यहाँ ये सोर्स पॉइंट है, इधर से जा रहा है, इधर इधर इसका डायरेक्शन इधर है, ये इधर से आ रहा, इधर जा रहा ना, इधर जा रहा, तो क्या ये इधर जा रहा, ये इधर जा रहा, डायरेक्ट एंगल बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसका एक ही डायरेक्शन में नहीं है, ये इधर जा रहा, ये इधर से निकल रहा है, तो एंगल नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ये थी पिछले क्लासेस के सारे कॉन्सेप्ट्स जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं आज की क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज की क्लासेस में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स, है ना। एंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। लेट्स से वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ एंगल्स। पहला एक्यूट एंगल के बारे में जानेंगे, ठीक है। देन राइट एंगल के बारे में, ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में, व्हाट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, फिर स्ट्रेट एंगल, फिर रिफ्लेक्स एंगल, फिर कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, देन एडजेसेंट एंगल्स, फिर पढ़ेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, फिर पढ़ेंगे इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिसको हम पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं। फिर लास्ट में पढ़ेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये सारे टॉपिक्स को कवर करने के बाद आप एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। एनसीईआरटी का 6.1 का सारा क्वेश्चन कवर करवाऊंगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपको करना है कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक लेनी है। स्टैंडर्ड बुक्स मीन्स यानी आपको आर.डी. शर्मा सर के लेने हैं या आर.एस. अग्रवाल सर के, ठीक है। इन दोनों बुक्स में से किसी एक को प्रेफर कीजिएगा। उस बुक से फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट 6 यानी लाइन्स एंड एंगल्स के फर्स्ट जो टॉपिक होता है ना, पॉइंट वाइज दिया हुआ था 6A 6B 6C, तो 6A और 6B आर.एस. अग्रवाल की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आपको ये दोनों चैप्टर बना लेने हैं, ठीक है। आराम से क्वेश्चंस बन जाएंगे, सारे इसी कॉन्सेप्ट्स पे बेस होते हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं जब आपको बताऊंगा, फिर नेक्स्ट लेवल पे आपको वहाँ से प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं क्या होते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल देखिए क्या होता है, ये एक एंगल बना, ये एक लाइन है, ठीक है। ये लाइन है, लाइन नहीं रे बोलो, ये रे है, ये दूसरा रे है, इसका दोनों का सोर्स पॉइंट यहाँ पे यानी कि वर्टेक्स O है इन दोनों रे का। ये जो एंगल बना, ये जो एंगल बना, इसे हम मान लेते हैं x डिग्री। क्या माने? x डिग्री। यदि ये x डिग्री का मेजरमेंट 90 डिग्री से छोटा हो, किससे छोटा? यदि ये x डिग्री का मेजरमेंट 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो, किससे बड़ा हो? 0 डिग्री से बड़ा हो, तो इस x डिग्री को हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ठीक, एक्यूट एंगल बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब ये एंगल 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, तब इस एंगल को हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल, ठीक है। देखो 0 डिग्री से बड़ा क्यों?
ये लाइन है, इसके ऊपर में दूसरा लाइन बनाएंगे तभी 0 डिग्री का एंगल बनेगा। कैसे? इसके बीच में कोई एंगल गैप बचा ही नहीं, गैप नहीं बचा तो एंगल 0। ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा होगा तभी ना एंगल कुछ बनेगा। मान के चलो 0 से थोड़ा सा बड़ा हुआ तब एंगल बना, उस एंगल को भी बोलेंगे एक्यूट एंगल। 90 से छोटा क्यों? 90 से छोटा इसलिए कि 90 मान लो एक बॉर्डर है, 90 ये मान लो ये एक 90 है, ठीक है, 90 बॉर्डर है, 90 के इस साइड वाला कहलाता है एक्यूट और 90 से बड़ा इस साइड वाला कहलाता है ऑब्ट्यूज। और एग्जैक्ट 90 पे यानी इस बॉर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं? 90 डिग्री। क्या बोलेंगे? 90 डिग्री, है ना। यानी कि 90 से छोटा एक्यूट, 90 से बड़ा ऑब्ट्यूज, 90 इज अ बॉर्डर, इसको हम लोग बोलेंगे राइट एंगल बोलते हैं। आगे बताएंगे क्या होता है, ठीक है। 90 डिग्री क्या हुआ? एक बॉर्डर हुआ, यहीं से हम लोग मापते हैं एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताइए एक्यूट एंगल से रिलेटेड होगा वो सारे क्वेश्चंस। बताइए तो 10 डिग्री क्या एक्यूट एंगल है या नहीं? 10 डिग्री बताइए, बोलिए 10 डिग्री इज एन एक्यूट एंगल और नॉट? You will say yes, it is an acute angle. Why? Because it lies between the range of 0 and 90. 10 डिग्री किसके किसके बीच में लाई करता है? 0 डिग्री और 90 के बीच में, है ना। 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो 10 डिग्री ई क्या है? एक एक्यूट एंगल है, ठीक है। अब बताइए 21 डिग्री एक्यूट एंगल है या नहीं? आप क्या बोलोगे? बोलो, बोलिए 21 डिग्री एक्यूट एंगल है ना। क्यों? क्योंकि 21 डिग्री 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, यानी कि 0 और 90 के बीच में लाई करता है। 0 और 90 के बीच में 21 डिग्री आता है, इसलिए इसे हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। क्लियर? ठीक है, एक्यूट एंगल क्लियर हो गया, मुझे ऐसा लगता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। देन देयर इज राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। कौन सा लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ये जो वर्टिकल लाइन है ना, कितना लाइन बना दिया? एक लाइन बनाओ। हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। इस वर्टिकल लाइन के द्वारा बनाया गया ये जो एंगल है, इसे ही हम बोलेंगे 90 डिग्री। यानी कि जब भी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया जाता है, तो उस हॉरिजॉन्टल लाइन और उस वर्टिकल लाइन के द्वारा जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है, वो होता है 90 डिग्री का। और इसी 90 डिग्री को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलेंगे? राइट एंगल, ठीक है। देखिए राइट एंगल, ये वर्ड कहाँ से आया? राइट एंगल, राइट जो आया ना वर्ड, ये है रेक्टस वर्ड से। रेक्टस, रेक्टस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अपराइट। अपराइट मीन्स यही वर्टिकली परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल, है ना। रेक्टस मीन्स अपराइट। अपराइट मीन्स ऐसा लाइन जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे वर्टिकली परपेंडिकुलर हो, वहीं से आया। जब कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर रहता है, तो उन दोनों एंगल के बीच, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के बीच का एंगल बनता है 90 डिग्री। इसे हम राइट एंगल बोलते हैं। क्लियर? यानी कि राइट एंगल कहाँ से आया? राइट वर्ड कहाँ से आया? एक लैटिन वर्ड जिसका नाम है रेक्टस, जो है लेक्टस, रेक्टस RECTUS, वहाँ से आया है, ठीक है। ऐसे ही आप सोचते होंगे एक्यूट को हम एक्यूट क्यों बोले? एक्यूट मीन्स होता है वेरी शार्प, वेरी शार्प। ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है, उसी से आया है। उतना आपको डीप में नहीं जाना, बस आप यहाँ पे जानिए कि एक्यूट एंगल होता क्या है, ठीक। ऑब्ट्यूज मीन्स होता है वेरी डल, जो होते हैं ना सुस्त, लेजीनेस, वहाँ से आया ऑब्ट्यूज। कैसे आया? डीप में नहीं जाना है, बस याद रखना ऑब्ट्यूज एंगल होता है, उसके रेंजेस बस आपको याद रखने। ऐसे ही एक्यूट के रेंजेस याद रखने और राइट के रेंज याद रखने, यानी कि राइट का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है वो याद रखना है। ऑब्ट्यूज, अब देखिए राइट हो गया कंप्लीट। सो राइट एंगल अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, राइट एंगल मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ओके। देन ऑब्ट्यूज एंगल, ये एक लाइन है, क्या है? लाइन, लाइन नहीं, रे बोलो, ये एक रे है, इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल, ये रे, लेट्स से ये P, ये Q एंड ये R है, ठीक है। इसका बीच का एंगल अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए, कितना से बड़ा? 90 से बड़ा। लेट्स ये Z है, क्या है? यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बना,
ये जेड डिग्री बना, ऐसा हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, मान लिए। तो ये जो जेड डिग्री है ये बड़ा होगा किससे, 90 डिग्री से, है ना, 90 डिग्री से बड़ा, और छोटा होगा किससे, 180 डिग्री से। यानी कि ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, तो उस एंगल को हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलेंगे, बोलिए, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, देन ठीक है, यहाँ तक तो हो गई बात। अब देखिए हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे, 0 डिग्री से, 0 से चलते चलते अभी तक कहाँ तक आए हैं, 180 तक, है ना, 180 से थोड़ा सा भी पीछे है। अभी हमको चलना है कहाँ तक, 360 तक जाएंगे। यानी कि 0 से लेके 360 तक का जो अलग अलग डिफरेंट रेंजेस होते हैं एंगल के, उस रेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसके बारे में भी पढ़ रहे हैं बेसिकली, ठीक है। अब आइए 180 डिग्री से पहले, यानी कि ये जो है 90 से बड़ा और 180 से पहले मतलब 179 डिग्री 59 मिनट्स एंड 59 सेकेंड्स तक के वैल्यू को हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, लेकिन जब ये 179 डिग्री 59 मिनट्स एंड 59 सेकेंड से बड़ा हुआ तो वो हो जाएगा क्या, 180 डिग्री। 180 डिग्री हुआ तो इसे दूसरा नाम बोलते हैं, जो कि अभी हमें डिस्कस करूंगा। देखिए 180 डिग्री कब बनेगा, देखो 180 डिग्री बनेगा ऐसे, ये एक लाइन है, ओके, इस लाइन के द्वारा कंप्लीट एंगल यहाँ से यहाँ तक, कंप्लीट नहीं, यहाँ से यहाँ तक एंगल, कंप्लीट एंगल मीन्स पूरा हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक द्वारा, यहाँ से लेके यहाँ तक बनाया गया कोण, बनाया गया एंगल ही का क्या कहलाता है, अच्छा सॉरी, कितना होता है, 180 डिग्री कहलाता है, क्या है, स्ट्रेट एंगल। क्या कहलाता है, स्ट्रेट एंगल। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, इसलिए इसे बोलेंगे स्ट्रेट एंगल, और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस से, एस फॉर स्ट्रेट। ओके, 180 डिग्री। आप इसे प्रोटेक्टर से जब मेजरमेंट करोगे तो ये आएगा 180 डिग्री, ठीक है। आप मेजर करके देखो खुद से, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए खुद से, आप लोगों को देखना है करके या सही में ये होता है कि नहीं होता है, तभी आपका जो वो होता है लेवल ऑफ थिंकिंग ये बढ़ेगा, ठीक है, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने का लेवल बढ़ेगा, ठीक, खुद से किया कीजिए, ये चीज़ होता है तो क्यों होता है, ठीक है, ऐसा चीज़ें आपके माइंड में चलती रहनी चाहिए। फिर उसके बाद देखते हैं, ये हो गया स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री हुआ। अब जब 180 से कोई एंगल बड़ा हो, 180 से बड़ा हो और छोटा हो किससे, 360 डिग्री से, किससे, 360 डिग्री से, तो इस एंगल को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्या, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, है ना। देखो रिफ्लेक्स एंगल बेसिकली ये होता क्या है, रिफ्लेक्स एंगल, यहाँ पे ये एंगल बना है ना, ये इस एंगल के, लेट से ये थीटा है, इस एंगल के बाहर के बनाया, बाहर में बनाया गया कोण, है ना, इसके आउटर साइड में पूरा बनाया गया कोण, सिर्फ इसको छोड़ के जो बनता है एंगल उसे ही हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, है ना। जैसे देखो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के द्वारा बनाया गया कोण, बनाया गया एंगल कितना होगा, 360 डिग्री होगा, है ना, आया ना, 360 डिग्री होगा। तो यहाँ से बताओ ये पूरा एंगल कितना होगा, 360, इसमें से ये थीटा भी है ना, इस थीटा को यदि हटा दें, यानी इतना मुझे नहीं लेना है, इतना को हटा दें, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा, 360 माइनस थीटा, है ना। सो रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, 360 माइनस ये वाला एंगल, है ना, जिसके बाहर में एंगल बनाया गया है उसको घटा देना, जिसके बाहर में, किसके बाहर में, थीटा के बाहर में बनाया गया ना, तो 360 में थीटा को हटा देना है, माइनस कर देना। ओके, ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रखा है, एक्यूट एंगल का रेंजेस, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से नहीं उतारनी, ये तो मैं बस आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है, आपको यहाँ से उतारना है। ओके, देन अब हम लोग पढ़ते हैं ये, दिस इज व्हाट, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा जी, मैंने आपको 360 डिग्री नहीं बताया ना, देखो ये कहाँ तक पहुँचे हम, 360 से एक कदम पीछे, है ना, 360 डिग्री से, लेट से ये जो रिफ्लेक्स एंगल बना था T, है ना, ये रिफ्लेक्स एंगल T बना है,
तो ये टी जो है 360 से छोटा, 180 से बड़ा। ठीक है, जब कोई एंगल 360 हो जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कब बनेगा बताओ तो? ये पॉइंट है, ये पॉइंट के द्वारा चारों तरफ का बनाया गया कोण, यानी कि इस पॉइंट से कंप्लीट कोण, उसी को हम लोग बोलेंगे कंप्लीट कोण। देखो कैसे बनाता है, ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए, यहाँ से यहाँ तक कितना आया? स्ट्रेट लाइन है तो 180, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है तो 180, तो 180 इधर एंड 180 इधर, ये दोनों 180 को हम लोग जोड़ेंगे। 180 180 0 8 8 16 का 6 बचा 1 1 1 2 एंड 3। ओके, ये कितने डिग्री का हुआ? 360 डिग्री का, यानी कि इस पॉइंट के द्वारा बनाया गया कंप्लीट एंगल कितना डिग्री का होगा? 360 डिग्री का होगा। कंप्लीट यहाँ तक? ओके, अब पढ़ते हैं एडजेसेंट एंगल क्या होता है। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? देखिए, ये एडजेसेंट एंगल मैंने बनाया है एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। ओके, देखो ये मिट गया। एडजेसेंट एंगल के बारे में जान रहे तो बताइए, तो कुछ बताइए, कमेंट कीजिए। व्हाट इज एडजेसेंट एंगल? देखो ये एक रे है, ये सेकेंड रे है। ओके, ये थर्ड रे है, ये रे को हम लोग कुछ मान लेते हैं पी, दिस इज, यहाँ पे क्या माने? ए बी सी डी माने ना, वही मान लेते हैं। ए बी सी और ये डी। ठीक है, एडजेसेंट एंगल तब बनेगा, ये एंगल, कौन सा एंगल? ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट एंगल तभी कहलाएंगे जब इसके यहाँ पे 3 कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन फॉलो हो जाए। कितने कंडीशन? 3 कंडीशन जब फॉलो हो जाए तब ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। देखो कैसे, ये 3 कंडीशंस क्या क्या है? सबसे पहला कंडीशन, इस एंगल और इस एंगल का वर्टेक्स जो होना चाहिए, ये क्या है? वर्टेक्स है, वर्टेक्स सेम पॉइंट पे होनी चाहिए। ठीक है, सो 2 angles are adjacent if they have a common vertex। a common vertex, देखो दोनों का कॉमन वर्टेक्स होता है ना। कॉमन मीन्स जो दोनों के लिए हो, ये एंगल के लिए भी और ये एंगल के लिए भी वर्टेक्स कौन सा है? ये है, तो इन दोनों एंगल के लिए ये वर्टेक्स कॉमन वर्टेक्स है। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? ये दोनों एंगल का एक कॉमन आर्म होना चाहिए। आर्म क्या होता है? ये एंगल के द्वारा बनाया गया दोनों जो रे होते हैं, इस रे को हम लोग आर्म बोलेंगे। तो ये एंगल का आर्म कौन सा है बताओ? बी ए और बी डी है ना। इस एंगल का आर्म है बी ए एंड बी डी। ठीक है, बी डी हो गया फर्स्ट आर्म, बी डी हो गया ये आर्म। इस एंगल का भी आर्म देखो बी सी एंड बी डी, यानी कि इस एंगल का भी आर्म बी डी है और इस एंगल का भी आर्म बी डी है। तो बी डी आर्म दोनों एंगल के लिए कॉमन है। ये बी डी आर्म जो है दोनों एंगल के लिए कॉमन है ना। तो अ कॉमन आर्म एंड देयर, अ कॉमन आर्म होना चाहिए दोनों एंगल का। ठीक है, इस एंगल और इस एंगल दोनों एंगल का कॉमन आर्म होना चाहिए। ये हो गया दूसरा कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन। अब देखते हैं थर्ड कंडीशन। ये तो हो गया कॉमन आर्म इस एंगल और इस एंगल का, ये दोनों क्या हुआ? तो फिर ये दोनों हुआ नॉन कॉमन आर्म। सिंपल, ये कॉमन तो ये दोनों नॉन कॉमन है ना। देखो इसका सिर्फ इस एंगल का ये आर्म हुआ, इस एंगल का ये आर्म हुआ, दोनों एंगल का आर्म एक एक आर्म अलग अलग है ना। तो ये दोनों नॉन कॉमन आर्म हुए। नॉन कॉमन आर्म, थर्ड कंडीशन ये है, नॉन कॉमन आर्म्स जो होती है वो दोनों इस कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड में होनी चाहिए। यानी कि ये जो आर्म है इस आर्म के डिफरेंट साइड में, जैसे ये जो है बी ए, ये बी डी यानी कि कॉमन आर्म की किस साइड में है? राइट साइड में। और बी सी कॉमन आर्म के किस साइड में? लेफ्ट साइड में। तो डिफरेंट साइड हुआ? हाँ हुआ। ये तीनों कंडीशन जब फॉलो कर ले तो इसे हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। फिर से देखो, आई थिंक समझ में नहीं आया होगा, एक बार और देखते हैं, कोशिश कीजिए समझने का। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। देखो
ये एक रे है, इसको हम बी ए, दिस इज द सी एंड दिस इज द डी। ओके, बी ए बी सी डी। देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों का कॉमन वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स बी है। ये एंगल और ये एंगल का कॉमन आर्म क्या है? ये आर्म है बी डी, है ना, ये आर्म। ये एंगल दो, इस एंगल का और ये दूसरा आर्म क्या है? ये। इस एंगल का दूसरा आर्म ये दोनों आर्म इस कॉमन आर्म का ऑपोजिट साइड में है। हाँ है। तो ये क्या हुआ? ये दोनों अपोजिट साइड में है इस कॉमन आर्म की। तीनों कंडीशन फॉलो हो गया। पहला कंडीशन वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, सेकंड कंडीशन ये आर्म्स कॉमन होना चाहिए, एक आर्म इस, ये सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन इस कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में नॉन कॉमन आर्म्स होने चाहिए। ठीक है, ये तीनों कंडीशन फॉलो हो गए, तो इसे हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। तो इस एंगल और इस एंगल को बोलेंगे एडजेसेंट एंगल, यानी कि एंगल सी बी डी and angle DBA will be adjacent angle because these both angles are followed all the conditions to make the angles adjacent. Okay, so एक एग्जांपल लेते हैं जो कि आप बताइए एडजेसेंट है या नहीं है। इसे मैं मिटा रहा हूँ, बताओ। ये बताओ, ये है एंड ये है, ठीक है। ए बी सी डी, बताओ तो एंगल सी बी ए एंड एंगल डी बी ए एडजेसेंट है, हाँ या ना? बताइए जल्दी, बोलिए। एंगल सी बी ए, यानी कि इस पूरा एंगल के बारे में बात चल रही है। किस एंगल के बारे में? यहाँ से लेके यहाँ तक के कंप्लीट, ये पूरा सी बी ए, यहाँ से यहाँ तक का एंगल के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। सी बी ए एडजेसेंट है डी बी ए के, यानी कि इस एंगल के। पूछा क्या है सिंपल भाषा में, बताओ ये एंगल इसके एडजेसेंट है कि नहीं है? सिंपल बताइए, है या नहीं? सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? सबसे पहला कंडीशन इसका कॉमन वर्टेक्स चुनेंगे, कॉमन वर्टेक्स देखेंगे कॉमन है या नहीं है। इसका वर्टेक्स इस एंगल का और इस एंगल का वर्टेक्स जो है वो कॉमन है या नहीं है, ये पहले देखना है। देखो इस एंगल का वर्टेक्स क्या? बी। इस एंगल का वर्टेक्स क्या? यानी कि ये कंप्लीट एंगल का वर्टेक्स क्या? बी। फर्स्ट कंडीशन तो कॉमन हो गया, है ना, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। क्या सेटिस्फाइड? ये दोनों एंगल का, इस एंगल और इस एंगल का, इस एंगल और इस एंगल का कॉमन वर्टेक्स बी है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन है इस दोनों एंगल का एक कॉमन आर्म होना चाहिए। एक कॉमन क्या होना चाहिए? आर्म होना चाहिए। देखो ये लाइन है, ये रे है या ना, ये रे है, और सेकंड का ये रे है, तो इन दोनों का कॉमन आर्म क्या है? ये हुआ, है ना, बी ए। बी ए कॉमन आर्म हुआ, ठीक है, कॉमन आर्म हुआ। हाँ जी, सेकेंड कंडीशन भी फॉलो हो गया। थर्ड कंडीशन देखो, थर्ड कंडीशन क्या है? ये जो कॉमन आर्म हुआ इसके अपोजिट साइड में, इसके डिफरेंट साइड में नॉन कॉमन आर्म्स होने चाहिए। ये कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म ये है और ये है, इसके डिफरेंट साइड में है, बी ए के डिफरेंट साइड में है नहीं है? ये देखो ये यहाँ पे है, इसके ये लेफ्ट साइड में है ना, बी डी और बी सी दोनों तो लेफ्ट साइड में ही है, यानी कि सेम साइड में हो गया। तो क्या ये बनेगा एडजेसेंट एंगल? नहीं बनेगा। एडजेसेंट एंगल बनने के लिए क्या होना चाहिए? इस कॉमन आर्म का, जो इस कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड्स में नॉन कॉमन आर्म्स होने चाहिए, तब इसे हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। सो तीसरा कंडीशन अनफॉलोड हो गया, यानी कि फॉलो नहीं किया, तो ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल नहीं है ना? क्लियर? अब मैं आशा करता हूँ कि एडजेसेंट एंगल के बारे में आप लोगों को समझा पाया हूँ, समझाने में सफल हूँ। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप ऐसा कीजिए, बुक निकालिए, वहाँ से पढ़िए और शांति से, अकेले में शांत से बैठिए और पढ़िए उन चीज़ों को। फिर समझ में ना आए फिर आप देखिएगा इसको, इस कॉन्सेप्ट को एक बार बुक पढ़िए फिर देखिएगा, तब शायद समझ में आ जाए। अब देखते हैं इसके बारे में, डेट इज लीनियर पेयर एंगल्स क्या होता है। देखो ये है लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स है। लीनियर पेयर एंगल्स कुछ नहीं है, बस इसी का समझ लो एडजेसेंट एंगल का अपग्रेडेड वर्जन है, लीनियर पेयर एंगल्स, है ना।
देखो लीनियर पेयर एंगल्स क्या होता है, ये एक लाइन है और ये सेकेंड है, इस पे है ना, ये मान लेते हैं ये है ए, ये है बी एंड दिस इज द सी, दिस इज द डी। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये क्या है, देखो ये एक लाइन है ना। चलो तो पहले ये बताओ ये एडजेसेंट एंगल है या नहीं है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमन वर्टेक्स देखते हैं। कॉमन वर्टेक्स बी, देखो ये एंगल और ये एंगल का कॉमन वर्टेक्स बी है, हाँ है, पहला कंडीशन फॉलो। सेकेंड कंडीशन क्या होना चाहिए, इन दोनों एंगल का एक कॉमन आर्म होना चाहिए। इन दोनों एंगल का कॉमन आर्म क्या है, बी डी है ना। ये इस एंगल का आर्म क्या है, ए बी एंड बी डी, और इस एंगल का आर्म क्या है, बी सी एंड बी डी। तो बी डी दोनों एंगल का कॉमन आर्म हुआ, हाँ हुआ, सेकेंड कंडीशन भी फॉलो हो गया। थर्ड कंडीशन क्या होना चाहिए, इस कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में नॉन कॉमन आर्म्स होने चाहिए। देखो तो अपोजिट साइड में है, ये कॉमन आर्म है, इसकी इस किस साइड में, राइट साइड में, और इस कॉमन आर्म की ये किस साइड में, लेफ्ट साइड में। तो ये राइट ये लेफ्ट, अपोजिट साइड है, हाँ है, यानी कि डिफरेंट साइड में है ना। तो थर्ड कंडीशन भी फॉलोड हो गया, यानी कि ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट एंगल है। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, आगे भी देखना है। आगे क्या देखना, ये तो हो गई इसकी बात, एडजेसेंट एंगल है या नहीं है, यहाँ तक देख लिए। अब देखिए लीनियर पेयर क्या होता है, ये जो नॉन कॉमन आर्म है ना, ये नॉन कॉमन आर्म एक स्ट्रेट लाइन बनाए। नॉन कॉमन आर्म क्या बनाए, एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि 180 डिग्री का एंगल बनाए। यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट लाइन बना तो 180 डिग्री का एंगल बना, तब इसे हम बोलेंगे लीनियर पेयर्ड एंगल। क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर एंगल। इस एंगल और इस एंगल को लीनियर पेयर बोलेंगे। लीनियर पेयर यानी कि स्ट्रेट, यानी कि एक सीधा रेखा, सीधा लाइंस का क्या है, पेयर है। ये दोनों क्या है, पेयर है, जोड़ा है ना। ठीक है, यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180 डिग्री हुआ। देखो ना मैं यहाँ पे क्या हूँ, सी बी डी प्लस डी बी ए, सी बी डी प्लस ए बी डी इक्वल टू ए बी सी, यानी कि ये एंगल ऐसे इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री है ना, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर एंगल बोलेंगे। इफ द नॉन कॉमन आर्म्स, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स है, बी ए एंड बी सी, बी ए और बी सी क्या है, नॉन कॉमन आर्म्स है। ये दोनों जब एक लाइन बना दे, और वो कैसा लाइन होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। कैसा, स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे स्ट्रेट लगा देना, ठीक है। देन एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। कंप्लीट, क्लियर, यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो चुका है आप लोगों को। अब पढ़ते हैं ये दोनों के बारे में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। ठीक है, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड, इसे मिटाने दो, आगे मैं फिर बताता हूँ। ओके, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स होता है जो दूसरी चीज़ों को पूरा करे, है ना। जैसे ये एक मार्कर है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, इसका इंक है ना। तो इस मार्कर का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, इसका इंक हुआ। तो ये दोनों मिलके क्या बनाता है, एक परफेक्ट राइटिंग यहाँ पे बनाता है, राइटिंग है ना। यहाँ पे ये जो चल रहा है, ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है इस मार्कर और इस मार्कर के इंक का। मार्कर नहीं तो इंक का क्या काम, इंक नहीं तो मार्कर का क्या काम, यानी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है ना। इसे ही बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जांपल, आपके पास फ़ोन है लेकिन सिम नहीं है, उसमें सिम कार्ड नहीं है, क्या आप फ़ोन चला सकते हो, नहीं। यानी कि आपके फ़ोन का कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट, डैट इज योर सिम कार्ड। ऐसे ही आपके पास सिम कार्ड है, फ़ोन नहीं है, क्या आप सिम कार्ड चला सकते हो, नहीं चला सकते हो। तो आपका सिम का कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट क्या हुआ, आपके फ़ोन, है ना। यही होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि एक चीज़ तो है, उसको दूसरा चीज़ को हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। आपके पास फ़ोन है तो आपका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, सिम कार्ड। आपके पास सिम कार्ड है तो कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, फ़ोन हुआ कॉम्प्लीमेंट, है ना। ठीक इसी तरह से ये एक्स है, ये वाई है, इन दोनों का सम होता है 90 डिग्री यदि ये दोनों एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है ना। एक्स, एंगल एक्स और एंगल वाई एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये एंगल एक्स और एंगल वाई का सम होगा 90 डिग्री। ठीक है,
इसे ही बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर, है ना। ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे पहले लिखना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ओके, ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। लेट से हम x का वैल्यू कुछ ले लेते हैं, आप 10 ले लो, 10 डिग्री, तो y बताओ, y कितना आएगा, 80 डिग्री, है ना, क्योंकि दोनों मिला के कितना है 90 डिग्री। तो x तो 10 आया, तो x का कॉम्प्लीमेंट क्या है, y, यानी कि पूछेंगे क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ x, तब आप लोग क्या बोलोगे, इसका आंसर आएगा 80 डिग्री, ना कि 10 डिग्री, है ना। ऐसे ही पूछ लें y का आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए, तो क्या होगा 10 डिग्री, ना कि 80 डिग्री, 80 डिग्री नहीं, कॉम्प्लीमेंट y को कौन पूरा कर रहा है, ये तो बेचारा भी आधा अधूरा है ना, इसके पास 80 डिग्री ही एंगल है, इसे चाहिए कितना 90 डिग्री, है ना। तो 10 डिग्री कौन देगा, ये वाला भाई साहब x डिग्री, x एंगल x क्या है 10 डिग्री, तो इसके आवश्यकता को पूरा कौन कर रहा है, एंगल x, तो एंगल x क्या हुआ, इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल हुआ, है ना, ठीक है। आई होप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको समझ में आ चुके हैं। अब जानते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री भी कुछ नहीं है, बस यही है, सप्लीमेंट्री में बस एंगल x प्लस एंगल y होना चाहिए 180 डिग्री का, ठीक है। यानी कि ये अगर 10 है तो ये कितना आएगा बताओ 170, यानी कि y, एंगल y का सप्लीमेंट्री एंगल 10 डिग्री, एंगल x का सप्लीमेंट्री एंगल 170 डिग्री, एंगल y का सप्लीमेंट्री एंगल एंगल x का सप्लीमेंट्री एंगल y। क्लियर, ये दोनों चीज़ें लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखना है सप्लीमेंट्री एंगल, फिर ये लिखिएगा, ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री भी हो गया, सप्लीमेंट्री भी हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में। देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, इंटरसेक्ट यानी कि व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्ट्स ईच अदर, ओके, intersect each other, that is called intersecting line. Let's say this is the one line PQ and this is the another line RS। ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रही है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे, इसको हम मान लेते हैं O, इस पॉइंट को, ये कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे RS कट कर रहा है PQ को, इस पॉइंट पे, है ना, इसे हम क्या माना, O माना, कौन सा O, ठीक है। तो इसे ही बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये दोनों लाइंस क्या हुए, एंगल लाइन RS इंटरसेक्टिंग लाइंस है PQ के, सो हियर लाइन RS इज इंटरसेक्टिंग लाइंस ऑफ PQ, या ऐसे बोल सकते हो लाइन RS एंड लाइन PQ आर इंटरसेक्टिंग लाइंस टू ईच अदर, ठीक है। अब जानते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग मीन्स एक दूसरे को काट रहा है, नॉन इंटरसेक्टिंग मीन्स एक दूसरे को नहीं काटेगा, सिंपल। नॉन इंटरसेक्टिंग मीन्स ये दोनों लाइन एक दूसरे को नहीं काटेगा, है ना, यानी कि ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन है, एक दूसरे को नहीं काटेगा, इसे ही क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये लाइन देखो जा रहा इधर भी, इसका डायरेक्शन यानी कि ये लाइन है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को नहीं काटेगी। कब नहीं काटेगी, जब ये दोनों का डिस्टेंस हमेशा इक्वल हो, है ना, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ, सारा जगह कहीं भी थोड़ा सा भी बड़ा छोटा नहीं हो, तब क्या बोलेंगे, ये दोनों लाइन एक दूसरे के नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है ना। इसे हम पैरेलल लाइन भी बोलते हैं, पैरेलल। और ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, इसे हम बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। इस डिस्टेंस को, यानी कि दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। यहाँ तक क्लियर, बताइए। अब आप लोगों को बताना है, जैसे मान लो ये बताना नहीं है, बस समझना है, ये है यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट, तो ये बताओ कितना आएगा 5 यूनिट। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ये भी 5 यूनिट। लेट्स से ये है A यूनिट, A यूनिट, यूनिट यानी इसलिए माप मान रहे हैं, यहाँ पे कोई भी चीज़ को हम यूनिट मानते हैं, यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर अभी हम लोग माप थोड़ी ना रहे हैं जो मीटर सेंटीमीटर मानेंगे, इसलिए यूनिट दे रहे हैं, ठीक है। A यूनिट, दिस इज ऑल्सो A यूनिट, ओके, ठीक है। अब बताइए
ये तीनों कितना ए यूनिट ए यूनिट ए यूनिट, इसलिए ये दोनों लाइन क्या हुआ, पैरेलल लाइंस हुआ। यानी कि दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस सारा जगह क्या होता है, इक्वल होता है। आप पैरेलल लाइंस को अपनी डेली लाइफ में भी देखते होंगे, जैसे आप ट्रेन पे चढ़े होंगे कभी, आई थिंक, है ना। तो ट्रेन जिस पे चलती है उसका जो रोड होता है उसे पटरी बोलते हैं। वो दोनों पटरी, दोनों जो रेलवे ट्रैक होते हैं, दोनों रेलवे ट्रैक का बीच का डिस्टेंस ही क्या होता है, बीच का डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। तो वो दोनों ट्रैक एक दूसरे के क्या हुआ, पैरेलल हुआ। क्या हुआ, पैरेलल हुआ, बोलिए पैरेलल। ये वो दोनों ट्रैक एक दूसरे का क्या हुआ, पैरेलल हुआ, है ना। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो, सोचिए खुद से। पैरेलल लाइंस के एग्जांपल्स हो गए ये पैरेलल लाइंस कंप्लीट। अब देखते हैं हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसे ध्यान से देखिएगा, एक भी चीज़ मिस नहीं करना है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, लेट्स से ये एक लाइन है, ओके, दोनों तरफ जा रहा। ये एक लाइन है, दोनों तरफ जा रहा, है ना। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कट किया इस पॉइंट पे, इसको हम ओ मान लेते हैं। तो ये एंगल जो है, कौन सा एंगल, ये एंगल, ये एंगल इसके बराबर होगा। इस एंगल के अपोजिट कौन सा एंगल है, इस एंगल का अपोजिट ये एंगल है। तो इस एंगल का अपोजिट जो एंगल है वो एंगल क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा, है ना। ये मान लो आप 60 डिग्री है, तो ये भी कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री, या कुछ भी ले सकते हो। x डिग्री है तो ये भी x डिग्री, है ना। अब ये दोनों बराबर है, ऐसे ही ये दोनों यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एंगल का अपोजिट ये एंगल हुआ, तो ये एंगल भी उतना ही होगा। लेट्स से ये y डिग्री है तो y डिग्री ये भी होगा। यही है वर्टिकली अपोजिट एंगल। जानते हैं ऐसा क्यों होता है, ये x तो ये x कैसे हुआ, ये y तो ये y क्या कैसे होता है। ये है थ्योरम, है ना। किसका थ्योरम है, वर्टिकली अपोजिट एंगल का। थ्योरम और एक्सियम में आई थिंक आप लोग कंफ्यूज करते होंगे। एक्सियम AXIOM, एक्सियम वो होता है जो कि सेल्फ प्रूवन होता है, और थ्योरम वो होता है जो हम लोग प्रूव करते हैं। लेट्स से ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, अभी हम लोग इसे प्रूव करेंगे, ये इसके इक्वल कैसे है और ये इसके इक्वल कैसे है। ठीक है, एक्सियम क्या होता है, खुद से प्रूवन है। जैसे आप हम लोगों ने अभी पढ़ा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये एंगल दोनों का सम होता है 180 डिग्री, ये तो प्रूवन है पहले से, है ना, सेल्फ प्रूवन है। इसे ही हम बोलेंगे एक्सियम। यानी कि एक्सियम क्या हुआ, लीनियर पेयर जो एंगल होता है ना, लीनियर पेयर एंगल जो होता है, लीनियर पेयर एंगल जो होता है, ये क्या है, एक एक्सियम है ना। एक्सियम मीन्स होता है सेल्फ प्रूवन। क्या होता है, जो खुद से प्रूव हो, दैट इज कॉल्ड एक्सियम। ओके, अब हम लोग देखते हैं थ्योरम। ये कैसे आया, है ना, इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे। अब इसका प्रूफ देखना है। ओके, देखिए प्रूफ, बताओ। यहाँ पे कुछ नाम देते हैं, ये ए है, ये बी, सी, डी। आप लोगों को बताना है ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर एक लाइन है ओ सी, क्या है, ओ सी। तो यहाँ से बता सकते हैं लाइन ए ओ सी ऑन द लाइन ए ओ सी लाइन ओ सी लाइज, है ना। इस लाइन पे ए ओ बी है ना, ए ओ बी लाइन पे ओ सी लाइन है, ए ओ बी लाइन पे ओ सी लाइन है, और ए ओ बी लाइन एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री का कोण होगा, 180 डिग्री का। क्यों, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर एंगल है। यहाँ पे लिखेंगे सो एंगल ए ओ सी ये एंगल प्लस एंगल सी ओ बी, यानी ये एंगल सी ओ बी इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। वाई, बिकॉज दीज बोथ एंगल्स आर लीनियर पेयर एंगल्स, है ना, लीनियर पेयर एक्सियम, है ना।
लीनियर पेयर एक्सियम से ये दोनों एंगल 180 डिग्री है। यहाँ तक कंप्लीट। इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन आई थिंक आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा, ऐसे आप लोग मान लो ये फर्स्ट रिजल्ट आया, ठीक है। इक्वेशन बताऊंगा जब मैं आपको इक्वेशंस वाले चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है, उस टाइम पे बताऊंगा, ठीक है। अभी बस आप मान लो ये फर्स्ट रिजल्ट आया। अब देखो ऐसे ही एंगल AOC प्लस COB इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक इसी तरह से। अब यहाँ लेते हैं कहाँ पे, ये वाला लाइन DOC में है ना। नाउ ऑन द लाइन DOC कौन सा लाइन लाइज करता है, लाइन OA लाइज किया ना, DOC लाइन पे OA लाइन लाई कर रहा है। तो एंगल ये वाला यानी कि एंगल DOA एंगल DOA प्लस एंगल AOC इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एंगल DOA ये एंगल और ये एंगल यानी कि AOC ये दोनों 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन है ना, और स्ट्रेट लाइन यानी कि लीनियर पेयर एंगल है ना, लीनियर पेयर एंगल से लीनियर पेयर एक्सियन यहाँ पे बोलिए आप, एक्सियन बता चुका हूँ आपको क्या होता है, एक्सियम, ओके, लीनियर पेयर एक्सियम। इसे आप सेकेंड रिजल्ट मान लो, ठीक है। जब हम ये दोनों रिजल्ट को कंपेयर करते हैं, देखो ये भी इसके, ये दोनों एंगल का सम 180, ये दोनों एंगल का सम 180, यानी ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे का इक्वल है ना। तो क्या लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग, बोलिए, बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या आया कंपेयर करने के बाद, एंगल AOC प्लस एंगल COB इक्वल टू एंगल DOA प्लस एंगल AOC, ठीक है। ये दोनों बराबर, कैसे देखो ये लिखे हैं AOC COB इक्वल है DOA AOC के, इसके इक्वल DOA AOC के। क्यों है इक्वल? क्योंकि दोनों का मेजरमेंट कितना है, 180 डिग्री, दोनों का सम 180 डिग्री है। ये दोनों 180 डिग्री, तो ये भी बराबर हो गया ना, तो वही तो किए हैं। अब देखिए यहाँ पे एंगल AOC, इधर भी एंगल AOC है, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, माइनस का एंगल AOC, इधर क्या है DOA, एंगल DO माइनस का ये ना, इसको भी यहीं पे रखते हैं, प्लस एंगल COB बराबर एंगल DOA, ओके। अब AOC से AOC कैंसिल, यानी यहाँ से क्या निकला, एंगल COB इक्वल टू एंगल DOA, एंगल कहाँ है COB, यानी कि ये एंगल इक्वल है एंगल DOA के, ये एंगल के आ गया, ये एंगल के इक्वल है, प्रूव्ड हो गया ना। ठीक इसी तरह से सिमिलरली एंगल AOC इक्वल टू एंगल DOB। जब आप फिर से ये कहानी करोगे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा, आप इसको मानना, ये लाइन को, ये एंगल प्लस ये एंगल 180, फिर ये एंगल प्लस ये एंगल 180, ऐसे ही इक्वल करना, फिर दोनों एंगल आया, दोनों को इक्वल करके आ जाएगा ये, फिर ये एंगल AOC इक्वल टू एंगल DOB। आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने बताया कि ऐसा आपको करना चाहिए, ठीक है। बाकी एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, ऐसे एग्जाम में प्रूफ नहीं पूछा जाता आई थिंक, ठीक है। ये हो गया, दोनों प्रूफ हो गया ना, प्रूफ्ड ना, प्रूफ्ड, ठीक है। तो ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से देखिए, ये एंगल किसके बराबर, अपोजिट एंगल के बराबर, ये एंगल के बराबर, और ये एंगल इसके बराबर होता है। बस आपको इतना याद रखना है, बाकी सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके सारे कॉन्सेप्ट्स। अब क्या करना हम लोगों को, अब करना है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। सबसे पहले मैं आपको एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस अभी दूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस मैं दूंगा, अभी करा देता हूँ, अभी कराऊँ, नेक्स्ट टाइप में कराता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टाइप में एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस मैं आपको कराऊंगा। उसके बाद आपने क्या करना है,
कोई भी एक बढ़िया राइटर की बुक लेना है, यानी आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा सर की बुक लेना है। एक तरफ से सारे क्वेश्चंस को बनाने हैं खुद से। जब तक खुद से नहीं बनाइएगा तब तक सीखने में कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी, इसलिए अभी टाइम है, खुद से बनाइए, ठीक है। तो थैंक यू आप सभी का, थैंक्स फॉर वॉचिंग वेदास्त्रा, गुड बाय।